बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है MGT 211 के थीम नंबर 5 की। ये समझ लें कि मिड टर्म का सेकंड लास्ट थीम है। वैसे अगर मैं कहूँ तो ये प्रीवियस प्रैक्टिस के हिसाब से मैं चल रहा हूँ कि जो थीम वाइज जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्सिटी उसके 6 थीम मिड टर्म रखती है और उसके 12 थीम है, 13 है, 18 है, 17 है, बाकी सारे थीम फाइनल्स के लिए। हम फिलहाल 6 थीम्स रिकॉर्ड करेंगे। अगर तो अनाउंसमेंट 6 थीम तक रही तो ठीक है, अदरवाइज कोई थीम और रिकॉर्ड करना पड़ा तो हम जरूर करेंगे। आज का जो थीम है ये है जी ऑपरेशंस मैनेजमेंट। बेसिकली क्या है कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो यानी कि जो टॉपिक है ये बेसिकली पूरा सब्जेक्ट भी है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के नाम से ये सब्जेक्ट है। जी, ऑपरेशन मैनेजमेंट के नाम से ये सब्जेक्ट है। MGT 613। डिटेल में पढ़ना चाहे जिस स्टूडेंट को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, इसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर उन्हीं को जरूरत पड़ेगी जिन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है। यहाँ पे एक इस थीम के अंदर कुछ चीजें हमने डिस्कस करनी है, वो कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट concerned with designing, overseeing, and controlling the processes involved in production of goods and services। क्या है बेसिकली कि आप इतना देख लें कि फैक्ट्री के अंदर जो भी मामलात होते हैं, कोई प्रोडक्ट डिजाइन हो रही है, उसकी प्रोडक्शन हो रही है, उसके सारे मामलात डील हो रहे हैं, उस सर्विसेज डिजाइन की जा रही हैं, वो सारा कुछ ऑपरेशन मैनेजमेंट का हिस्सा है। इसका मतलब है R&D डिपार्टमेंट भी ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आ गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आ गया, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी इसी के अंडर आ गया। तो टोटल 3 एक्चुअली डिपार्टमेंट और भी हैं, लेकिन फिलहाल 3 हमें जो नजर आ रहे हैं वो इसके अंडर आगे आगे जो आएंगे वो आगे डिस्कस करेंगे। इट इंश्योर्स बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव, अलाइंड विद कस्टमर एक्सपेक्टेशन। हाँ, सप्लाई चेन, चौथा सप्लाई चेन आ गया। ये सारे इसी ऑपरेशन मैनेजमेंट का हिस्सा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे उसने कहा जी ये बेसिकली इंश्योर करता है प्रोडक्ट की प्रॉपर प्रोडक्शन, उसकी एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिव, हर चीज को अकॉर्डिंग टू द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। आगे प्रोसीड करते हैं। डेफिनेशन की बात करें, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ये क्या करता है? ये प्लान करता है। ठीक है। रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है, फिर सुपरवाइज करता है किस चीज को? प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को, और उसके लिए कुछ सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है उन सब चीजों। इट फोकसेस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। ये रिसोर्सेज को यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स या प्रोडक्ट की शक्ल में ट्रांसफॉर्म करता है। क्या आ गया जिसके फंक्शन में? प्रोडक्ट डिजाइन है, प्रोसेस डिजाइन है, कैपेसिटी प्लानिंग है। अब ये सारी चीजें क्या क्या है जी? प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलपिंग प्रोडक्ट सर्विसेज दैट मीट मार्केट नीड्स। प्रोसेस डिजाइन, किस प्रोसेस से वो चीज बनाई जाएगी। कैपेसिटी प्लानिंग की हमारी ऑप्टिमल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, हम कितनी प्रोडक्शन मैक्सिमम कर सकते हैं। फिर आ गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, जो रॉ मटेरियल हमें रिसीव होता है, जो वर्क इन प्रोसेस, जो फिनिश गुड्स है, उनको हम प्रॉपरली मैनेज करते हैं, वो भी ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आ गया। क्वालिटी मैनेजमेंट में आपको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का। फिर सप्लाई चेन, सप्लाई चेन की बात मैंने की, ये क्या होता है इसको आगे बढ़ डिस्कस करते हैं। शेड्यूलिंग के कौन सी चीज किस वक्त क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, इस चीज की प्लानिंग। और मेंटेनेंस, जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है, उसकी प्रॉपर स्मूथ वर्किंग के लिए उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। अब गोल्स क्या है? हम एफिशिएंसी को फोकस करते हैं कि वेस्ट को रिड्यूस करना है, टाइम रिड्यूस करना है, कॉस्ट रिड्यूस करनी है। क्वालिटी के कंसिस्टेंट वे में हमें प्रोडक्ट बनानी है और क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मीट एंड एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। कि हम अपने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की या उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, अडाप्ट टू चेंजेस इन डिमांड और मार्केट। जिस फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली सिर्फ डिमांड और सप्लाई के लिए नहीं होती है, मार्केट के लिए नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी कस्टमर एक्सपेक्टेशंस की होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट ट्रेंड्स की होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नई टेक्नोलॉजी की होती है। हर चीज
के लिए फ्लेक्सिबल होना जो है ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम है। और फिर इनोवेशन, इम्प्रूव प्रोसेसेस, इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास ऑपरेशन मैनेजमेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्री आ गया, उसमें मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, आईटी सर्विस, इन सब में ऑपरेशन मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है। काम की बात करते हैं जी, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट में आ गया रिड्यूस ऑपरेशन कॉस्ट। हमने ऑपरेशंस की कॉस्ट रिड्यूस करनी होती है, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट्स को इंप्रूव करना है, क्वालिटी इंक्रीज करनी है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है और अपनी ग्रोथ को फोकस करना है। ये इसकी बेसिक इंपॉर्टेंस है, 4-5 पॉइंट्स। मॉडर्न ट्रेंड्स ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमारे पास एक ऑटोमेशन, एआई आ गया, सिक्स सिग्मा पॉलिसी, बल्कि 9 सिग्मा पॉलिसीज अब तो इंट्रोड्यूस हो गई है, 6 सिग्मा पुरानी हो चुकी है। जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम, अच्छा जस्ट इन टाइम पे आजकल बड़ा ज्यादा काम, ठीक है। ये लीन मैनेजमेंट, पिछला जो पॉइंट है लीन मैनेजमेंट, ये 6 सिग्मा, ये बेसिकली होता है कि हम अपने वेस्टेज को मिनिमाइज कर रहे हैं, कम से कम हमारा वेस्टेज, वेस्टेज में नुकसान ही होता है ना। ऐसा मैं बात कर रहा था जस्ट इन टाइम की। जस्ट इन टाइम होता है कि बेसिकली जिस वक्त ऑर्डर आया, रॉ मटेरियल परचेज किया, चीज प्रोड्यूस की, हैंड ओवर की, बात खत्म। दूसरी तरफ आ जाए कि ये जो रूटीन प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जो प्रोसेस कॉस्टिंग में जाते हैं, जो प्रोसेसली प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो भी जस्ट इन टाइम को यूज कर रहे होते हैं कि हमें 2 दिन 3 दिन में इतनी प्रोडक्शन करनी है या एक वीक में इतनी प्रोडक्शन करनी है। वीक का रॉ मटेरियल मंगवाया, फिर वीक बाद दोबारा मंगवा लिया, इसी रूटीन में ही चलते रहते हैं। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशंस, ग्रीन लॉजिस्टिक्स, इको पैकेजिंग। ये है बेसिकली कि हम इस तरह की एक्टिविटी करें कि हमारे ऑपरेशन सस्टेनेबल हों, और दूसरा ये कि जो वो है मार्केट है, जो सोसाइटी है, वो भी हमारी किसी एक्टिविटी से डिस्टर्ब ना हो। ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये एक ओरेकल बेस डिटेल, ओरेकल भी अब तो खैर वो आ गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये डिटेल पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्रीहेंसिव सॉफ्टवेयर होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। पूरे एंटरप्राइज के रिसोर्सेज को ये प्लान करता है, उसमें फाइनेंस भी आ गया, उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आ गया, उसमें लेबर भी आ गई, उसमें मैनेजमेंट भी आ गई, उसमें तमाम मार्केटिंग भी आ गई, सेल्स में, सारे मामला तो ये ईआरपी देख रहा होता है। नेक्स्ट चलेंगे एग्जांपल, हमारे पास आ गया बेकरी ऑपरेशन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ordering ingredients, ensure oven and mixer work, hiring and scheduling staff, ensuring blah 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 blah। काम की बात करते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस, हाउ डू वी मेक इट, हम किस तरह इसको बनाते हैं। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। रॉ मटेरियल, लेबर, एनर्जी, ये सारी चीजें हमारे साथ आ जाती हैं। ठीक हो गया जी। इनपुट में टोटल कितनी, 5 चीजें होगी। एक हमारे पास रॉ मटेरियल हो गया, ह्यूमन रिसोर्स आ गया, कैपिटल यानी कि मशीनरी और इक्विपमेंट आ गया। जाहिर सी बात है, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, लेबर ने मशीनरी को यूज करके जो रिक्वायर्ड डिजाइन थे, जो स्पेसिफिकेशन थी, उनको फोकस मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, मशीनरी चल रही है इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल से, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस की जा रही है। ये सारे प्रोसेस जो है, सारे के सारे हमारा इनपुट है। हम जब आते हैं दूसरा, ये सारी चीजें शामिल कर ली तो हम कन्वर्जन प्रोसेस में आ गए। सेकंड प्रोसेस आ गया कन्वर्जन प्रोसेस। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें प्रोसेसिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक यूज की जा रही है, मशीन, ऑटोमेशन, क्वालिटी चेकिंग की जा रही है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इन सब चीजों को मद्देनजर रख रहा है। टर्निंग कॉटन इनटू फैब्रिक्स, देन स्टिचिंग इट इनटू क्लॉथ। कॉटन से फैब्रिक बनाई जा रही है, फैब्रिक से क्लॉथेस बनाए जा रहे हैं, ये सारा काम कन्वर्जन प्रोसेस में हो रहा है। और एट द एंड हमारे पास तीसरा आ गया आउटपुट। आउटपुट में हमारे पास एक कंप्लीट फिनिश गुड्स बन के तैयार है। जो स्टिच क्लॉथेस है, जिसे गारमेंट्स कहा जाता है, वो आउटपुट है। स्मार्टफोन्स आउटपुट है, कार्स आउटपुट है। सर्विसेज में रिपेयर वर्क की, एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, हॉस्पिटलिटी, किसी की हेल्प की जा रही है। फीडबैक कंट्रोल में एट दिस स्टेज मैनेजर्स इवैल्यूएट द रिजल्ट्स टू इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेट, इंप्रूव एफिशिएंसी। क्या होता है फीडबैक कंट्रोल में, हमारे एम्प्लॉय से हमें फीडबैक, सॉरी कस्टमर से हमें फीडबैक, हम अपनी क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, उस चेकिंग के दौरान हमें कुछ चीजें मिलती हैं, उसकी फीडबैक आती है, उन फीडबैक से हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बेहतर करते हैं, और फिर अपनी फ्यूचर प्रोडक्शन को एडजस्ट करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। जी, चार टाइप्स उसने बताई, चारों जरा ध्यान ध्यान से देख लीजिएगा। जॉब प्रोडक्शन है कि कोई ऑर्डर आया, कोई जॉब आई, चीज प्रोड्यूस की और हैंड ओवर कर दी। इसमें ज्यादातर कस्टमर कस्टम प्रोडक्शंस होती हैं, लोग अपनी मर्जी से चीज बनवाते हैं। जितने भी होते हैं प्रिंटिंग प्रेस वाले, इस तरह के लोग, आप इनसे जाके, या फिर जो कारपेंटर्स हैं, ये कस्टम प्रोडक्शन करते हैं। बैच प्रोडक्शन क्या है? ग्रुप ऑफ आइटम्स मेड टुगेदर। आप किसी भी चीज, जिस तरह आप एक साबुन लेते हैं, एक शैम्पू लेते हैं, शैम्पू के बैग पे देखें, जहां पे एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चर डेट लिखी होती है, वहां पे बैच नंबर भी लिखा होता है। वो एक बैच में बेशक 100 चीज प्रोडक्ट बनी है, बेशक 10,000 प्रोडक्ट थी, बेशक 1 लाख प्रोडक्ट थी, उन 1 लाख एक टाइम पे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुई हैं, उनका एक बैच कहलाता है। फिर आता है मैस प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है। कंट्रीज प्रोडक्शन में हमारे प्रोसेस का प्रोडक्शन होती है कि जिसमें मशीनरी बंद हुए कंटिन्यूली प्रोडक्शन हो रही है। इसकी मिसाल आजकल तो खैर सीजन आउट हो गया, वरना कोक या पेप्सी की बात कर लें, इनमें इवन जो मशीनरी है वो 24 आवर्स वर्क कर रही है और 7 डेज अ वीक वर्क कर रही है। 3 शिफ्टें 8 8 घंटे की काम कर रही होती हैं एम्प्लॉयज की, जो मुसलसल काम कर रहे हैं। एक चला गया, दूसरा आ गया, पहला चला गया, तीसरा आ गया, दूसरा चला गया, पहला आ गया, तीसरा चला गया। इस तरह इनकी शिफ्टिंग चेंज होती रहती है और ये काम इनका चलता रहता है। फिर अगर सपोर्टिंग एलिमेंट में प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स, अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। जी, लोकेशन, वेयर डू वी मेक इट, हम ये चीजें कहाँ बनाते हैं? सिंपल सी आसान सी जवाब तो यही है कि हम इनको फैक्ट्री में बनाते हैं। द लोकेशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्शन फैसिलिटी इज क्रिटिकल डिसीजन। ये बात तो होगी फैक्ट्री में, लेकिन फैक्ट्री कहाँ लगानी है, ये मेन चीज है। बेस्ट मिसाल आपको देता हूँ कि हमें सीमेंट की फैक्ट्री लगानी है जी। सोचने वाली बात है कि सीमेंट सबसे हैवी ड्यूटी मेटल, यानी कि हैवी हैवी है। इसका एक बैग 50 kg का होता है, और बहुत बड़ा बैग नहीं होता कि जी पूरी एक गाड़ी में आ गया। छोटे छोटे बैग होते हैं, यानी कि बहुत वजनी आइटम है। अब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक्सपेंसिव है। अब सीमेंट को रॉ मटेरियल फैक्ट्री में लेके आना, एक उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रोडक्शन के बाद फिनिश गुड्स को स्टोर तक, शॉप्स तक पहुंचाना, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इससे कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसलिए सीमेंट फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, ये अपनी फैक्ट्रीज पहाड़ों में लगाते हैं। ठीक है। और लेकिन उन जगहों पे जहां पे इनको रॉ मटेरियल बगैर लो से लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाए और उनकी लेबर भी इजिली इनके पास पहुंच जाए। इनकी ज्यादातर लेबर उन्हीं पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं, जो कि आसानी से इन तक पहुंच सके, इनको ज्यादा उन पे खर्चा ना करना पड़े। वेयर इज लोकेशन इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दिया। अब इंपॉर्टेंस तो मैंने अच्छे तरीके से बता दी। अफेक्ट्स प्रोडक्शन कॉस्ट, डिटरमाइन प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। अब देखें, अगर हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो हम सिटी के अंदर बनाए तो हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगेगी वो। तो हम फिर इसको सिटी से हट के बनाते हैं ताकि हमें कॉस्ट कम आए। और फिर हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारी लेबर भी इजिली पहुंच जाए। इनफैक्ट लेबर अवेलेबिलिटी एंड वेजेस इम्पैक्ट डिलीवरी टाइम एंड कस्टमर सर्विस। डिलीवरी टाइम या कस्टमर सर्विस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। टाइज इनटू लीगल एंड एनवायरमेंट रेगुलेशंस, ये बड़ा मैटर करता है। नेक्स्ट चलेंगे जी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। अच्छा, ये बात पीछे मैं मिस कर गया। टाइज लीगल एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, ये भी टाई का मतलब होता है पैचअप करना। कि आप ये डिलीवरी टाइम या कस्टमर सर्विस जो है, ये तो मैटर करती है। अब देखें, जो एक पिज्जा शॉप है, वो आप अक्सर औकात देखेंगे, वो ये कहते हैं कि एक ऑर्डर जो है वो कितने एरिया में होगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, या कितनी देर में पहुंच सकेगा, ये इनका बड़ा मैटर करता है। 30 मिनट में डिलीवरी होगी तो जी वो होगी 5 किलोमीटर के दायरे में। 5 किलोमीटर से ज्यादा होगा तो फिर 30 मिनट में डिलीवरी नहीं हो सकती। तो कस्टमर सर्विस डिलीवरी टाइम मैटर करता है। हम बात कर रहे थे टाइज इनटू लीगल एनवायरमेंटल रेगुलेशन, कि हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है लोकेशन को चूज करते हुए, कि हम जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन या लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको भी मीट अप कर सकें। ये ना हो कि हम जिस जगह पे वो बना रहे हो सकता है लीगली हमें वहां पे फैक्ट्री बना ही ना सकें। जिस तरह के रिहायशी इलाके होते हैं, पाकिस्तान में तो खैर इस चीज का इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती। हमारा पाकिस्तान का ये लॉ है।
नेक्स्ट लेंगे टाइप्स ऑफ फैसिलिटी लोकेशंस। अर्बन हो तो क्लोज टू लेबर एंड मार्केट्स, हाई कास्ट। अर्बन हो, कास्ट हाई आएगी, लेबर और मार्केट्स दोनों हाई होंगी। रूरल में हमें जमीन सस्ती मिल जाएगी, लेबर सस्ती मिल जाएगी, लेकिन मार्केट जो है हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगी। इंटरनेशनल जहाँ लोअर कास्ट एंड एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, हमें उन मार्केट्स को अचीव करना है जहाँ पे कॉस्ट हमारी कम हो। एग्जाम्पल क्या है? एप्पल असेंबल्स आईफोन इन चाइना ड्यू टू स्किल्ड लेबर एंड सप्लाई चेन हब्स। एप्पल जो है वो अपने आईफोन चाइना में कर रहा है क्योंकि लेबर सस्ती है, चीजें वहां सस्ती पड़ती है। नेस्ले सेटअप प्लांट्स क्लोजर टू डेयरी फार्म्स फॉर फ्रेश मिल्क। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफन लोकेट इन साउथ एशिया ड्यू टू चीप लेबर एंड एक्सपोर्ट जोन। जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्यादातर हमारी साउथ एशिया में ज्यादातर है क्योंकि यहाँ पे लेबर चीप है। आगे चलेंगे, पुलिंग इट टुगेदर, रिसोर्स प्लानिंग। Source planning is the process of identifying, organizing, and managing all the resources needed for efficient production. जितने भी रिसोर्सेज हमें जरूरत है उनकी एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए हम रिसोर्स प्लानिंग के लिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? रिसोर्स प्लानिंग इज अबाउट डिटरमाइनिंग व्हाट रिसोर्सेज आर नीडेड। हमें कौन कौन से रिसोर्स चाहिए, मटीरियल है, लेबर है, मशीन्स है, कितने चाहिए, कब चाहिए, वेयर दे आर नीडेड, कहाँ चाहिए। इट हेल्प्स अवॉइड प्रॉब्लम्स लाइक ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन, शॉर्टेज। अब इन सब की प्लानिंग होगी तो हम इन चीजों को देखेंगे कि हमारी प्रोडक्शन मेंटेन होती है, सारे मामला जो है रेगुलेट होते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्स, वर्कर्स, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर्स आगे। मटेरियल रिसोर्स में रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट, पैकेजिंग, कैपिटल रिसोर्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टेप्स इन रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स में सबसे पहली चीज हमारे पास आ गई फोरकास्ट डिमांड। प्रेडिक्ट कस्टमर डिमांड टू एस्टिमेट नीडेड रिसोर्स। हम कस्टमर्स की डिमांड को प्रेडिक्ट करते हैं कि कस्टमर क्या, नेक्स्ट हमारा कस्टमर क्या डिमांड करने वाला है। असेस करंट रिसोर्सेज। हम अपने करंट रिसोर्सेज को जज करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी क्या है। फिर उस फोरकास्ट और करंट रिसोर्सेज में गैप ढूंढते हैं, उस गैप को फिर हम फिलअप करने की कोशिश करते हैं। टूल्स यूज रिसोर्स प्लानिंग में एमआरपी है, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये सॉफ्टवेयर। ठीक है। गैंट चार्ट है, वीओ शेड्यूलिंग टूल्स, कैपेसिटी प्लानिंग सॉफ्टवेयर मैचेस आउटपुट अवेलेबल विद अवेलेबल कैपेसिटी। अब ये सारी चीजें कुछ टूल्स हैं, आप उनको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं या ऑनलाइन टूल्स कह सकते हैं, जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं कौन कौन सी चीज कब कब कैसे कैसे चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज। रॉ मटेरियल के हवाले से एमआरपी है, ओवरऑल फाइनेंस लेबर वगैरह के हवाले से ईआरपी है। ठीक है। फिर गैंट चार्ट जो है हमें प्रोडक्शन के हवाले से हेल्प आउट करता है। कैपेसिटी प्लानिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये हमें मैच करते हैं कि हमें कितनी आउटपुट रिक्वायर्ड है, कितनी बनानी है, कितनी नहीं बनानी। वाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए ताकि प्रोडक्शन में डिले ना हो, इसलिए कि कॉस्ट कंट्रोल किया जा सके, इसलिए कि टाइम पे डिलीवरी दी जा सके, इसलिए कि हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव हो, इसलिए कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो, बूस्ट अप हो। जी, एग्जांपल आप लोगों के पढ़ने के लिए आगे चलेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग द फैक्टर फ्लोर विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज द रेवोल्यूशनिंग हाउ प्रोडक्ट आर मेड, टर्निंग ट्रेडिशनल फैक्टर्स इनटू स्मार्ट, एफिशिएंट, हाईली ऑटोमेटेड सिस्टम। हम प्रोडक्ट को किस तरह से बनाते हैं, ये टेक्नोलॉजी। हम ट्रेडिशनल टूल्स यूज करते हैं, हम हैंडमेड चीजें बना रहे हैं, या हम ऑटोमेटेड सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं, दोनों मैटर करते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑफन रेफर टू एज इंडस्ट्री, और यही ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये इंडस्ट्री रेफर करती है। इंडस्ट्री क्या है? 4.0 इंडस्ट्री 4.0 रेफर टू द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वेयर टेक्नोलॉजीज लाइक ऑटोमेशन, डाटा, ये अभी जो इरा चल रहा है ना जी, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जिसमें ऑटोमेशन का दौर है, एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। जी, अब आगे बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फैक्ट्री फ्लोर। फैक्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट्स हैं? प्रोडक्शन फास्ट होगी, एरर्स कम होंगे, वेस्टेज कम होगा, डिसीजन रियल टाइम हो गए क्योंकि जल्दी काम हो रहा है और जल्दी डिसीजन रिक्वायर्ड है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, हमें पहले से पता होगा कब हमें मेंटेनेंस करनी है, किस चीज की मेंटेनेंस कितनी रिक्वायर्ड है, कब कब रिक्वायर्ड है। हायर प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई होगी, वर्कर सेफ रहेंगे, और फिर फ्लेक्सिबल और कस्टम प्रोडक्शन भी इजीली मैनेज हो सकती है।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अब आ गया टॉपिक जी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? रेफर टू द प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इन सोर्सिंग, प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल कस्टमर। जी ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कौन किस किस स्टेप से होके हमारी चीज गुजर के फिनिश गुड्स में पहुंची, रॉ मटेरियल प्रोसेसेस फिनिश गुड्स में पहुंची, और फिनिश गुड्स के बाद फाइनल कस्टमर तक किन प्रोसीजर से होके हमारी प्रोडक्ट गुजरती है। अब देखिए, हम क्लॉथ की बात कर ले तो ब्रांड्स ने अब अपनी आउटलेट्स बनाई हुई है, वो अपनी प्रोडक्ट को वहां पहुंचाते हैं और वहां से डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच जाती है। लेकिन जिन ब्रांड्स ने अपनी आउटलेट्स नहीं बनाई हुई, वो अपनी प्रोडक्ट को होलसेलर्स को बेचते हैं, होलसेल रिटेलर्स को बेचते हैं, और फिर वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है। ऑल दीज आर द स्टेप्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। In today's competitive markets, companies use SCM not just to reduce cost, but to enhance efficiency, speed, and customer satisfaction. जी एफिशिएंसी इनहांस होती है, चीज जल्दी कस्टमर तक पहुंचती है, और अल्टीमेटली कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी बिल्डअप होती है। SCM is the management of flow of goods, services and information. अब देखिए इसमें प्रोक्योरमेंट के स्टार्ट, जिसने एम्प्लॉयज हायर करना, फिर मैन्युफैक्चरिंग आ गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन आ गया, वेयर हाउस तक पहुंचाना, इन्वेंट्री कंट्रोल भी इसमें आता है, ऑर्डर फुलफिलमेंट भी इसी में आता है। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कह रहे हैं कि पूरी चेन की उसने डिस्कशन किया। खैर उसने तरतीब से बात नहीं की, आगे पीछे कर दी है, लेकिन डजेंट मैटर। ओके जी, अब ये सिर्फ नाम जेल में रखे हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। देखिए जी, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो ह्यूमन एरर यूज होगा, स्पीड अप प्रोसेस होगी। जिस टाइम जो यूज करेंगे तो इन्वेंट्री कम से कम रखनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट इसमें कम रिक्वायर्ड होगी। फोरकास्टिंग कर लेंगे तो ओवर प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी। सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग होगी तो डिलीवरी की स्पीड इनहांस हो जाएगी। सप्लायर इंटीग्रेशन होगा, बिल्ड स्ट्रॉन्गर फास्टर सप्लाई रिलेशनशिप। सप्लाई का इंटीग्रेट है तो सप्लाई की रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी और चीज हमें जल्दी रॉ मटेरियल पहुंच जाएगा। ठीक है जी। लीन प्रोडक्शन है, अवॉइड वेस्ट एंड इंप्रूव टर्नओवर। नेक्स्ट आते हैं हो SCM एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। किस तरह से ये एनहांस हो रही है जी? फास्टर डिलीवरी टाइम इंक्रीज हो गया, कस्टमर जल्दी प्रोडक्ट को रिसीव कर लेता है। रियल टाइम ट्रैकिंग, अब देखें जिस तरह ये इसकी सबसे बेस्ट मिसाल है, ये जो है ई कॉमर्स स्टोर्स, यहाँ पे आपको पता होता है, जिस तरह द्रास की मिसाल ले लें, तो द्रास ऑर्डर प्लेस करने के बाद कब ऑर्डर द्रास के पहुंचा, कब आपके सिटी में पहुंचा, कब वहां से वो कंसर्न बंदा लेके निकला और कब आपके घर तक पहुंचा, सारी डिटेल्स आपको साथ साथ मिल रही होती है। आगे चलेंगे, टेक्नोलॉजी यूज इन मॉडर्न SCM। ERP सिस्टम यूज होते हैं, RFID एंड बार कोड्स। इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। अब मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में जाऊंगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। सिर्फ नाम जहन में रख लें, और मुझे नहीं लगता कि नाम की भी हमें जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसा MCQ नहीं आने वाला। ठीक होगा जी। जी स्टूडेंट्स, ये आपका थीम था, थीम नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फेलोज के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।